हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? आप कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके या प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर को यूज करके या प्लांट के कैरेक्टर में कोई भी अगर सुधार करें फॉर ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण के लिए, इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। देख लेते हैं यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग होता है क्या। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ प्लांट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये आर्ट भी है, साइंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। कैसे हम बात करेंगे। विज्ञान भी है और कला भी है, आर्ट कला भी है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी यंत्र भी है। तो ये आपको अगर एक अच्छा ब्रीडर बनना है तो आपके पास ये तीनों इन्वॉल्व होना चाहिए आपके पास। तो चलिए हम नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्ट की बात करते हैं। जैसे आर्ट कैसे है, आपको डिटेसलिंग करना है या और भी ब्रीडिंग प्रोसीड्यूर करना है तो आपको आर्ट होना बहुत ज़रूरी है। In earlier days, man depends on his skill and judgment in selecting better plants. He knew nothing about the inheritance of character, role of environment in producing them, and the basis of variation in various plant character. His method of selection was designed without the understanding of principles of inheritance. Therefore, during primitive time, plant breeding was largely an art and very less science. पहले क्या था कि वो ज़्यादा आर्ट था, साइंस नहीं था। बट आज के मॉडर्न एरा में ये साइंस भी हो गया है। वाज इन्वॉल्व इन दैट इवन टुडे सक्सेस ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ये साइंस कैसे है। प्लांट ब्रीडिंग इज कंसिडर्ड एज द करंट फेज ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन एज द नॉलेज ऑफ जेनेटिक and other related science progress. Plant breeding become less art and more science. ओके, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस हुआ, मॉडर्न एरा आया, तो ये क्या हुआ, ये चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। क्या, ज़्यादा साइंस हो गया और कम आर्ट हो गया। ठीक है, स्पेशली डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क इन 1900 एडेड अ लॉट टू द नॉलेज ऑफ साइंस। Selection of desirable plant even today is an art is depend on the skill of a person. But alone a skill is not enough. Modern plant breeding is a combined effort of art and understanding and use of genetic principle. Okay. इसके बाद टेक्नोलॉजी कैसे, यंत्र विज्ञान कैसे है, तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे क्या है उसमें आपको, इसमें बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ेंगी। जैसे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज वेदर डिपेंड ऑन द आर्ट और साइंस इज इम्प्रूव्ड वैरायटी, हाइब्रिड, सिंथेटिक्स एंड कंपोजिट्स. दिस प्रोडक्ट इज यूटिलाइज्ड बाय फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन. Therefore, plant breeding can be rightly viewed as a technology since its genetics is useful product. Generates its यूजफुल प्रोडक्ट. उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का रोल क्या है? ये ह्यूमन को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लॉथिंग यानी रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद है फ्यूल, ईंधन को भी देता है, ड्रग्स भी देता है और इंटरटेनमेंट भी देता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है। सबसे पहला देखिए, हायर प्रोडक्टिविटी। क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देखिए, इंक्रीज यील्ड हैज़ बीन द अल्टीमेट एम टू मोस्ट प्लांट ब्रीडर्स। ठीक है, ये फर्स्ट जो होता है, ये सब प्लांट ब्रीडर जितने भी होते हैं इनका फर्स्ट गोल यही रहता है, ये हायर प्रोडक्शन होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपिंग मोर इफिशिएंट जीनोटाइप हैविंग ग्रेटर फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी। उसके बाद है इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे पहले क्या होता था, देखिए इसमें बात करते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैज़ कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द ह्यूमन वेल बींग। क्वालिटी कैरेक्टर, जैसे इसमें देखिए एग्जांपल, ग्रेन साइज को हम इंक्रीज कर दें, उसके कलर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दें, मिलिंग एंड बैकिंग क्वालिटी ऑफ वीट, ठीक है, इसको हम इम्प्रूव कर दें, तो ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आती है। उसके बाद है डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, ऐसा वैरायटी को हम डेवलप करें जो कि
डिजीज के प्रति और इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंस हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैरायटी फॉर अ न्यू सीजन। ठीक है, ऐसी वैरायटी को डेवलप करें जो कि अगले सीजन में भी यूज कर सकें। द वैरायटी फॉर न्यू सीजन हैव बीन डेवलप्ड बाय एडजस्टिंग द ग्रोथ cycle of the variety to suit better to the available growing season. Traditionally, maize is a kharif crop, but scientists now able to grow maize throughout the year. मतलब क्या था, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले मेज जो था वो खरीफ क्रॉप था, बट ये अब पूरे साल इसको ग्रो करते हैं, ऐसा उसमें चेंजिंग कर दिया गया। ठीक है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दें, अगर जैसे क्वेश्चन आता है जनरली कि मेज को खरीफ और रबी दोनों में ग्रो किया जाता है, ऐसा कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे आप बिहार याद रखेंगे। ओके, उसके बाद है फिर देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सच एज प्लांट हाइट, टिलरिंग, ब्रांचिंग, इरेक्ट और ट्रेलिंग हैबिट etc is often desirable. For example, dwarfness in cereal is generally associated with lodging resistance and fertilizer responsiveness. उसके बाद है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे उसका क्या होता है, पकने का उसका ड्यूरेशन को हम घटा दें तो इससे क्या क्या हमारे फ़ायदे होंगे, वाटर कम लगेगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र कम देंगे हम उसमें। अगर कोई भी अगर क्या होता है कि लेट वैरायटी है, अगर उसमें लास्ट में अगर इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं तो वो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उस पहले ही पक कर तैयार हो जाएगा, हम उसको कट कर लेंगे, फील्ड से उसको रिमूव कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद है फोटो एंड थर्मो इंसेंसिविटी। ठीक है, लाइट और हीट के प्रति उसका सहने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या होता है, जैसे एक साथ पकना फसल को। ठीक है, इससे क्या फ़ायदे हैं, एक साथ पकेंगे तो आप एक ही बार में कटाई पूरे कर सकते हैं, आपके लेबर चार्ज कम लगेंगे। ठीक है, अगर नहीं होते, एक साथ नहीं पकते हैं तो क्या प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम क्या है, इससे अगर नहीं पकेंगे तो क्या होगा कि आपको लेबर चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपको बार बार उस चीज़ की कटाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, या ईल्ड भी कम होता है, ऐसा भी हो जाता है। जैसे आप अगर क्या करें, कभी कभी फार्मर को उतना नहीं रहता है कि बार बार उसको कटाई करें, तो एक ही बार में कट कर लेते हैं, तो जो अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ उनको भी वो कट कर लेते हैं, तो वहाँ पे ईल्ड लॉस भी होता है। उसके बाद है नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक। जैसे क्या होता है, उसका फट जाना, जैसे मूंग है, कैस्टर है, ठीक है, और सोयाबीन, ये क्या होता है, उसके फट जाते हैं, जो कवर होते हैं ऊपर वाले फट जाते हैं, तो उससे वो बिखर जाते हैं, तो इससे उसका ग्रेन लॉस होता है, इसमें भी ईल्ड लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसा कुछ कर दें। उसके बाद है डिटर्मिनेट ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी विथ डिटर्मिनेट ग्रोथ इज डिजायरेबल इन क्रॉप लाइक मूंग, पिजन पी, कॉटन etc। उसके बाद आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी प्ले बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल रोल according to the need of grower. For example, if we want next crop immediate after harvesting of previous crop, in such case dormancy is not required. But if want to store the seed for its future purpose, a period of dormancy is essential. ठीक है, तो ये हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, ये डिपेंड करता है जो ग्रोअर होता है, उत्पादन करने वाला, उस पर होता है कि उस किस पर्पस के लिए वो ग्रो करना चाहता है। तो वैसी वैरायटी को यूज करें। उसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। जैसे कुछ क्रॉप में होते हैं, जैसे खेसारी में देखिए यहाँ पे लाइथरस ऑडोरेटस, इसमें क्या होता है न्यूरोटॉक्सिन, बीटा एन ऑक्जेलिक अल्फा बीटा डाई एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, इसको बोआ बोलते हैं, BOAA, डेट काउजेज पैरालिसिस इन ह्यूमन। ये क्या करता था, ह्यूमन के कोई भी अंग को पैरालाइज कर देता था। उसके बाद सिमिलरली देखिए यहाँ पे और कौन सा क्रॉप है, एलिमिनेशन ऑफ इरोसिक एसिड फ्रॉम ब्रेसिका ऑयल एंड गॉसिपल फ्रॉम सीड कॉटन इज नेसेसरी टू मेक देम फिट फॉर कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। 1871 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया था, क्रिएट्स द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 1905 में सबको याद ही होगा, द इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पूसा, बिहार। दिस वाज
द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। उसके बाद 1921 में दिस इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। 16 जुलाई 1919, ठीक 1929 आपको याद होगा। उसके बाद 1936 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन इन न्यू दिल्ली। ये अर्थक्वेक के कारण इसको शिफ्ट किया गया था। 1934 में जो अर्थक्वेक आया था बिहार में, उसके कारण इसको 1936 में शिफ्ट करना पड़ा था। 1956 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट्स, जिसको कि पेरकम बोलते हैं, वाज इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू इंटेंसिफाई रिसर्च ऑन दिज क्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए और कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। 1957 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लॉइटिंग हेटेरोसिस। 1961 में क्या हुआ था, फर्स्ट मेज हाइब्रिड वाज रिलीज, गंगा 1, गंगा 101, डिकेन एंड रंजीत। ये सबको याद होगी जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद 1964 इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड CSH 1 रिलीज हुआ था। उसके बाद 1965 ये जो है एरा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट बाजरा हाइब्रिड HB1 वाज रिलीज। उस समय HB1 रिलीज किया गया था, बाजरा का पहली वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी। ये क्या हुआ था, फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड ICPH 8 वाज रिलीज फ्रॉम इक्रिसैट हैदराबाद। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।